दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ दिन पहले, अभी 2 से 3 दिन या 4 दिन हुए होंगे, हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से रोहताश नगर विधानसभा में रहने वाले लोनी के पूर्व सभासद वीरेंद्र शर्मा के बेटे दीपांशु कौशिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर ये हर्ष होगा कि दीपांशु कौशिक इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं और दीपांशु कौशिक सकुशल अपने घर वापस आ चुके हैं। और मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि दीपांशु कौशिक को जब इन्होंने यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस कर पाए किसी तरह से और पोलैंड में जब गए तो भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इन्हें ऐसे वीआईपी ट्रीट किया। ये सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरें बड़ी अफवाह एक तरह से क्रिएट कर रही थी कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन वहाँ वाकई में इन्हें ट्रीट किया गया। ये खैर बात की है। पहले दीपांशु से बात करेंगे कि दीपांशु की पूरी जर्नी कैसी रही, दीपांशु ने क्या क्या चीज़ें वहाँ फेस की, दीपांशु को क्या क्या हरासमेंट हुए और कैसे कैसे चीज़ों से गुजरना पड़ा और बाद में यूक्रेन बॉर्डर तक वो कैसे पहुँचे। दीपांशु, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने एक बेंचमार्क को सेट कर दिया, आपने एक पहाड़ जो है चढ़ के अपने देश में आप वापस आए हैं। क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई, क्या आप पूरी बताइए कि जब युद्ध का जब वहाँ पे ऐलान हो गया, अटैक हुआ, तो उसके बाद से आपकी कंडीशन क्या थी और क्या हुआ? काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए वहाँ पे मेरे को पोलैंड और यूक्रेन के अंदर। जब सबसे पहले 24 फरवरी को इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आती है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पोलैंड बॉर्डर से हम ट्रांजिट करके 15 डेज़ का वीज़ा मिलने का आप इंडिया आ सकते हैं। तो हम 25 को ही पूरे लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ जो कि लवीव में है। तो हम सब ने अपनी खुद की प्राइवेट बस की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की थी। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी। हम गवर्नमेंट ने सिर्फ एडवाइजरी नहीं करी, आप पोलैंड बॉर्डर पर जाओ, आपको वहाँ पर इंडियन एम्बेसी मिलेगी, आपको ट्रांजिट करवा देंगे। हम जैसे ही युद्ध का ऐलान हुआ तो आपको एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी तरह से यूक्रेन क्रॉस करके पोलैंड बॉर्डर पर पहुँच जाए। अब इसके आगे की कहानी, कैसे आप पहुँचे, क्या हुआ? नेक्स्ट डे तो हम बस करते हैं, तो हम अपने खुद की प्राइवेट बस करके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे जाते हैं। बस वाला कहता है कि 1 किलोमीटर बाद ही आपका पोलैंड बॉर्डर है, वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। बट वो 16 किलोमीटर उसने पहले उतारा हमें। हम 16 किलोमीटर्स तक वहाँ पे चल के गए, तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि एंट्री मिल ही नहीं रही है। और इतने में एडवाइजरी आ रही थी कि एक शानी बॉर्डर है, 2-3 बॉर्डर्स हैं यूक्रेन से जो लगते हैं पोलैंड के, आप शानी बॉर्डर पर जाओ। शानी बॉर्डर्स पे काफ़ी बहुत थक चुके थे। 16 किलोमीटर वापस बैक आए थे तो बहुत थक चुके थे, स्वेलिंग्स आ चुकी थी पैर में। काफ़ी हॉस्टल्स वापस आ गए, बट काफ़ी ने फिर भी शानी बॉर्डर पे ट्राई किया। शानी बॉर्डर पे जाके पता लगा कि बस वाले ने 30 किलोमीटर्स पहले उतार दिया। बच्चे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके शानी बॉर्डर पे गए, बट वहाँ पे जाके बॉर्डर्स क्लोज कर दिए। इंडियंस के साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दी। वो जैसे ही देख रहे थे, अभी इसको आगे से देखेंगे। पहले आप जब यूनिवर्सिटी से निकले तो वो किसकी इवैक्यूएशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आप अपने उससे निकले? वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम खुद अपने रिस्क पे गए थे। कुछ भी हो सकता था, कोई शेल्टर, खाना वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था। क्या कोई पेपर साइन कराए गए थे आप से? क्या कोई एक हमारे कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने बस हमारे लिए बस बुक कर दी थी हमारे कहने पर। बट उन्होंने हमसे एनओसी साइन कराई थी कि आपको खाना, रहना, शेल्टर, वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप अपना खुद रिस्क पे जा रहे हो 100%। तो यानी कि आप शानी बॉर्डर जाने के लिए निकले जब यूनिवर्सिटी से, तो उसके पहले ही आपको बस वाले ने उतार दिया? अब सुनाइए, अब बताइए आप। हाँ जी, तो उसने हमें पहले ही उतार दिया। हम जैसे ही रावर उसका ऊपर पहुँचे, 16 to 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके उधर हमें बॉर्डर पे क्रॉस नहीं करने दिया। उन्होंने बोले जो पैडलर्स हैं अब शानी बॉर्डर पे जाओ। काफ़ी बच्चे शानी बॉर्डर पे गए, वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके गए, वहाँ पे भी बॉर्डर क्रॉस कर दिए। वहाँ पे इंडियंस को अलाउ ही नहीं कर रहे थे। जी, वहाँ इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे? कौन रोक रहा था आपको? जो वहाँ की यूक्रेनियंस आर्मी थी, उनका कहना था कि आपकी गवर्नमेंट ने रशिया को सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें। वो जैसे इंडियंस को देख रहे थे, मारपीट कर रहे थे, हवा में गोलियाँ चला रहे थे, और जैसे काफ़ी को लोगों के पासपोर्ट ही फाड़े हैं उन्होंने। तो यानी कि जब आप यूक्रेन के बॉर्डर, यूक्रेन और पोलैंड के आसपास पहुंचे तो वहाँ पे जो यूक्रेन की सेना ने आपसे मारपीट की, बच्चों से मारपीट की, और आपके वो भी फाड़े? बल्कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि 5-5, 6-6 दिन एक जस्ट नॉर्मल जैकेट और हुडीज़ के अंदर उन्होंने रोड पे रात गुजारी है। उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे अब नंबर अलाउ करेंगे, अब अलाउ करेंगे। वो 6-6 दिन तक रोड पे रहे हैं, और उनकी अभी उनके पूरे पैर वगैरह सब स्वेलिंग आई हुई है। जी, तो यूक्रेन बॉर्डर, जैसे आप पोलैंड बॉर्डर पहुँचे तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिला? वहाँ आपको कितना वेट करना पड़ा? बट जैसे ही हम पोलैंड बॉर्डर पहुँचे, वहाँ पे जाके हमें इंडियन एम्बेसी ने, पोलैंड एम्बेसी से काफ़ी अच्छा बात की हुई थी, तो वहाँ पे जाके हमें एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। बट मैं उससे बताता हूँ कि मैं गया कैसे, क्योंकि अलाउ ही नहीं हो रहा था। फिर हमने मेरा फ्रेंड था, उसने किसी से सेटिंग बात की। एक टैक्सी ड्राइवर ने हमसे 50,000 रुपीज़ लिए जस्ट टू कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम माई हॉस्टल टू
पोलैंड बॉर्डर। मतलब वो आपके एक जी, मुझे वो आपके हॉस्पिटल से जंगलों से लेके गया, लोगों से मुझे स्टोरी बताने को बोला, जो पुलिस ऑफिशियल्स मिल रहे थे वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझसे 50,000 रुपीज़ चार्ज किए। जस्ट 50 आपसे 50,000 रुपये चार्ज किए गए 50 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए कि आप पोलैंड में एंटर कर जाएं। एंटर किस रास्ते से हुए आप? वो एक जंगलों का रास्ता था, मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही थी, वहाँ पे एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। बट सबसे डिफिकल्ट था कि बॉर्डर क्रॉस करना सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस था, वो हो ही नहीं रहा था। तो क्या किन लोगों ने आपको बॉर्डर क्रॉस कराया? हमने खुद एक एजेंट से बात की, मेरे फ्रेंड ने, उसने बोला कि मैं 50,000 करता हूँ। उसने हमें बोला कि मेरा नाम, अगर पुलिस ऑफिसर्स पूछते हैं मेरा नाम सरगी, मतलब कुछ नाम बताना है और मैं इनका फ्रेंड हूँ, हम घुमाने हैं, आपको बताने नहीं, हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो फिर इंडियन स्टूडेंट आपने बताया नहीं उन्हें, तो क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो आपको? वहाँ पे कोई चेकिंग थी, क्या था? 2-3 बार हमें बीच में क्रॉसिंग्स मिली, उन्होंने जस्ट हमारा 1-2 बार ऊपर से हमारा टीआरसी वगैरह देखा और उन्होंने जाने दिया। वो एजेंट था तो उसने बात की हुई थी पुलिस वालों से। अच्छा, तो यानी कि इसी बात के आपको बॉर्डर क्रॉस कराने के पैसे लिए गए, उसके बाद आपने इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा से ट्रीट किया। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो इंडियन एम्बेसी यहाँ पे फ्लैग लेके खड़ी थी, हमारा वेलकम किया उन्होंने, फ्लैग वहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए था, बस में बिठाया, वीआईपी बस थी वो, सीधा हमें 4 स्टार होटल लेके गए। वहाँ पे जाके हमें पूरा पानी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया, मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर्स का स्टाफ वहाँ पे पहले ही अवेलेबल था, हमारे लिए बेड सेट्स किए, और फिर सुबह नेक्स्ट डे हमारे टिकट्स के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया, और सेम डे मैं सुबह रजिस्ट्रेशन कराया, शाम को मेरी फ़्लाइट थी और आप घर आ गए। घर आ गया। देखिए कैसी इनको यूक्रेन में अपने हॉस्टल से कितनी बॉर्डर की दूरी कितनी रही होगी आपकी? हॉस्टल से 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इन्होंने 50,000 रुपये देने भी पड़े। और क्योंकि वहाँ पे युद्ध के हालात हैं, हम ये नहीं कहेंगे कैसे क्या हुआ, क्योंकि हर बच्चा अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था। जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडियन एम्बेसी अगर यूक्रेन में भी काम करे, मैं जहाँ रहता हूँ फिर भी सेफ़ है, बट जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का वो बहुत डेंजरस सिचुएशन के अंदर है। वहाँ पे बच्चे अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर मेन है बॉर्डर क्रॉस करना, वो बच्चे बॉर्डर ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वो अपने प्राइवेट व्हीकल का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, और यूनिवर्सिटीज़ कोई 100% रिस्की है, रोड्स पे कुछ भी अटैक कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एयर अटैक भी हो रहे हैं कुछ? बिल्कुल एयर अटैक्स हो रहे हैं जी। तो यानी कि सरकारें यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर रही है। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारत ने इनके बीच में इंटरफेयर नहीं किया, तो यूक्रेनियन जो आर्मी है वो इनके साथ मिसबिहेव भी किया। जी, बिल्कुल मिसबिहेव किया, उन्होंने मारा पीटा, पासपोर्ट्स फाड़े हैं लोगों के। जी, तो किसी ना किसी तरह से आप तो अपने घर पे आ गए। हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अब आप आए हैं तो कुछ बोले। बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन एम्बेसी को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो शायद यूक्रेन एम्बेसी में भी काम करे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट में बच्चे फंसे हैं वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। जी, ईस्टर्न पार्ट में जो बच्चे फंसे नहीं। तो देखिए ये थे हमारे साथ दीपांशु, और इससे ज़्यादा किसी माँ बाप के लिए क्या खुशी होगी कि उनका बच्चा घर वापस आ जाता है। तो ये मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस इंटरव्यू को दिखाते हुए, और पूरी जो आप बीती कहानी इन्होंने आपको सुनाई। और हम यही कहेंगे कि जैसा कि ये बता रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट आप बता रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है, उसमें जो बच्चे फंसे हैं उसके लिए भारत सरकार कुछ करे, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से या कैंपस से। बॉर्डर क्रॉस करने में उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और एयर स्ट्राइक का भी खतरा बना रहता है कि अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है रशियन आर्मी एयर स्ट्राइक कर दे। और रशियन आर्मी इनपुट है कि अंदर भी घुस चुकी है, ऐसा कुछ है? काफ़ी रशियन आर्मी इनपुट आ चुकी है, बट मैं चाहता हूँ कि इंडियन एम्बेसी क्या करे कि इवैक्यूएशन प्रोसेस वो होता है, आप हर स्टेट में अपनी एक बसेस भेजो, एक प्लेस बताओ कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं इस जगह पे हो, और ये इंडियन एम्बेसी का रोल होना चाहिए कि बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क बॉर्डर क्रॉस ही करना है। उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद तो फिर आप इंडियन एम्बेसी संभाल सकती है, बट मेन है कि बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। कैसे रहे, कितने दिन लगे आपको इस प्रोसेस में पूरे? मेरे को 8 से 10 दिन लग गए, बट मैं तो हॉस्टल आ गया था, बट जब अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट मेरे फ्रेंड्स ने 6-6, 7-7 दिन रोड्स पे रहे हैं। तो 8 से 10 दिन लग गए आप लोगों को ये सब चीज़ें करने में। तो वो हॉस्टल से जो बॉर्डर की दूरी 50 किलोमीटर की थी, तो आपने वो पैदल चलते चलते 8 से 10 दिन हो गए? बिल्कुल। वो काफ़ी बच्चों ने 60, 70, 80 किलोमीटर्स पैदल डिस्टेंस कवर किया है। खाना वाना कहाँ से खाया आपने? खाना ये सब चीज़ें कैसी? जस्ट हम जो खुद पैक्ड फूड्स लेके गए थे वो थे, वरना कोई फूड अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, जस्ट पानी पीकर बस यही। सो कैसे रहे थे आप? सोए कहाँ? इवन जब मैं था तो उस टाइम बहुत -4, -5 डिग्री टेम्परेचर था, तो बस मैंने जैकेट पहनी, एक पेड़ था, मैं पेड़ को सहारा लगा के रोड पे सो गया था जब मैं खुद भी ट्रैवल किया था। क्योंकि एज सच कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट यूक्रेन में प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट यूक्रेन में। देखिए पूरी आप बीती दीपांशु ने, और कुछ कहना चाहेंगे दीपांशु? कुछ बचा हो पार्ट किसी चीज़ का?
पूरी दीपांशु ने बताया कि गवर्नमेंट यूक्रेन में कोई व्यवस्था करे, जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए कोई व्हीकल अरेंज कराए ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी से बॉर्डर क्रॉस करें। उसके बाद तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसके बाद इन्होंने जैसे भारत सरकार की तारीफ भी की कि एम्बेसी ने इतना अच्छा काम किया है कि इनको कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। इंटरनेट भी था इनके पास, सिम भी अवेलेबल कराई। 4 स्टार होटल में आपको रोका गया और अच्छा खाना था, सब सरकारी खर्चे पर हुआ। तो इसका मैं तो भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। बस इस पे और पहलू पे ध्यान दिया जाए कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको कोई कन्वीनियंट सोर्स या व्हीकल अवेल कराया जाए ताकि वो बॉर्डर क्रॉस करें और आर्मी उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे, पिटाई का या जो भी चीज़ है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।